So today we are going to solve UPSC Indian Polity PYQ questions which are from 1993 to 2025. So the first video which I am uploading is for the topic Introduction to the Constitution. इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉलोनियल रूल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, salient features of constitution, preamble, schedules and parts of constitution, union and its territory and citizenship. तो इन सारा क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है इस टॉपिक के अंदर से. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो मैं सॉल्व करूँगा. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन काइंडली पॉज and then try to solve it your own and then watch the video. Okay, so the first question is, which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? So चलो हम लोग पहले पढ़ते हैं ऑप्शन क्या क्या है. It determines the objective for making of necessary laws. Okay, हो सकता है. It enables the creation of political offices and government. It defines and limits the powers of government. It secures social justice, social equality and social security. So 3 option is the correct answer as the chief purpose of the constitution. संविधान का chief purpose क्या होता है? To have a limited government. So it is the correct answer. Let's go to the next question. Next question is, consider the following statements in respect of Constitution Day. Statement 1 बोलता है, the Constitution Day is celebrated on 26th of November every year to promote constitutional values among citizens. So it is a right statement. Now the second statement is, on 26th of November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India. अब देखो स्टेटमेंट 2 कैसे क्या बोल रहा है कि 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप करता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर. तो ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है. क्यों ड्राफ्टिंग कमेटी उस दिन को करेंगे? उससे पहले ही ड्राफ्टिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका था. सो इट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हम लोगों को ये दो स्टेटमेंट में ये जानना था कि ये तो करेक्ट है, ये रॉन्ग है. सो आंसर विल बी स्टेटमेंट सी. 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ इनकरेक्ट. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी. तो एक कमिटेड जुडिशरी, अच्छा पॉइंट है. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ये भी ठीक है. इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर. द बेस्ट ऑप्शन यू हैव टू चूज अमंग ऑल ऑफ देम. सो द बेस्ट ऑप्शन इज सेपरेशन ऑफ पावर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला देखते हैं, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल. इट इज करेक्ट. सेकंड, ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट. A citizen by birth can only become the head of the state. It is actually the wrong statement. Even a naturalized citizen can become the head of the state. So ये गलत हो गया. A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstance. ये बोल रहा है कि किसी को अगर citizenship एक बार दे दिया जाए तो उसको कभी नहीं हटाया जा सकता. ये तो illogical statement है, ये तो गलत हो गया. 3 को अगर हटाते हैं तो 2 स्टेटमेंट गया. 2 itself is wrong because it is in USA कि जिसमें आपको बर्थ होना ही है to become head of the state, that is the president. इंडिया में as such ये रूल नहीं है, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो 1 विल बी द राइट आंसर. अब फिफ्थ में चलते हैं. व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950. सो 26 ऑफ जनवरी 1950 को क्या था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो सोशलिस्ट और सेक्युलर तो बाद में ऐड किया था 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में. तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया. अब बी देखते हैं, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो बी इज़ द राइट आंसर. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स. तो व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स? ओके, ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर. ठीक है, ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब किसी ने इलेक्ट किया हो. फिर बोलता है ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयस नॉमिनल पावर्स. ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयस रियल पावर्स. नाउ डी, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मेन मतलब ही होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, जिसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जिसमें कोई भी जो जैसे एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होता है, उसमें कोई भी इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी डिसीजन ना ले पाए. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का डी इज़ द राइट आंसर. नाउ 7 क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज a part of constitution but has no legal effect, not part of a constitution and has no legal effect either, a part of the constitution and has the same legal effect as any other part. No, it is wrong. A part of the constitution but has no legal effect independently of other parts. D सही है, ये part of the constitution है और इस independently कोई legal effect नहीं है independently as compared to other parts. So D is the right answer.
अभी 8वां क्वेश्चन में आते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अदर देन फंडामेंटल राइट्स कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में विच रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूडीएचआर? सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो एक्चुअली इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। प्रीएम्बल में भी ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ ना कुछ बात किया ही जाता है, जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो वो ह्यूमन राइट्स के अंदर आ ही जाएगा। फिर डीपीएसपी में भी बहुत सारा प्रोविजंस है जिसमें ह्यूमन राइट्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइवलीहुड एंड देन फ्री लीगल एड, ये सब है, तो ये भी होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होगा। सो आंसर इज़ 1 2 3। अब 9 क्वेश्चन में आते हैं। वेर इज 9 क्वेश्चन? हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी का मेन मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं, तो क्या काम है? तो पहला, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नहीं, ये करता है बट इसका मेन पर्पस ये नहीं है। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ 10, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हमेशा पूछ रहा है, रिपीटेड टॉपिक है, सो इसको हम लोग को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल होता है, ये लिमिटेड गवर्नमेंट का बात करता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। फिर 9 शेड्यूल देखते हैं, वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। तो 9 शेड्यूल कब आया था? 9 शेड्यूल आया था, 9 शेड्यूल इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। सो और अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इस समय आया था। 9 शेड्यूल क्यों बना था? सो 9 शेड्यूल में ऐसे सारे एक्ट्स थे जिसमें जो लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। लैंड रिफॉर्म्स या फिर टीपीएसपी, इन सब में जो चीज़ है जो सरकार इम्प्लीमेंट करने में परेशानी हो रहा था, तो इसलिए 9 शेड्यूल को बनाया गया था। ओके, नाउ 12th में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ? देखो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है वो हम लोग को पूछ रहे हैं। तो पहला देखते हैं लिमिटेशन ऑफ पावर, ये तो हो सकता है क्योंकि रूल ऑफ लॉ करता है। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, समान, सब सारे लोग लॉ के नज़दीक सब समान है, ठीक है, ये भी है। फिर पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, सो ये तो रूल ऑफ लॉ और इसके बीच का कोई रिलेशन नहीं है, सो ये नहीं होगा। फिर 4 है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, तो लिबर्टी एंड सिविल राइट्स कभी रूल ऑफ लॉ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लिबर्टी और सिविल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ? चलो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो 3 को अगर एलिमिनेट करते हैं तो 2 4 और 1 2 4 बचता है, तो 4 लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। रूल ऑफ लॉ ऑप्शन सी होगा आंसर 1 2 4, बिकॉज आई थिंक रूल ऑफ लॉ में मतलब लिबर्टी की बात करता है, तो जैसे रूल ऑफ लॉ होगा तभी लिबर्टी होगा, इसीलिए आंसर होगा 1 2 4। और यूपीएससी में भी यही था आंसर 1 2 4 एज जितना मुझे याद है। 13 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कर सकता है। ओके, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, ये तो इलॉजिकल इररेस्पॉन्सिबल जुडिशियल रिव्यू है। आफ्टर केशवानंद भारती केस जब 1973 में पास हुआ, उसके बाद से जो भी लॉ यहाँ अंदर इस 9th शेड्यूल में जो भी लॉ को रखा गया है वो दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सो 2 इज रॉन्ग, आंसर विल बी ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 14, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू इज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, तो डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू कहाँ लाई करता है? सो हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन, ठीक है, द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, ए सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज कि डेमोक्रेसी में ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन को का इंटेलिजेंस और कैरेक्टर को भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि जो बहुत बुद्धिमान होगा या जो बहुत तेज होगा उसी को डेमोक्रेसी सपोर्ट करेगा या उसी के खातिर लॉज या कानून बनाएगा, बट इन डेमोक्रेसी इट ऑल्सो टेक्स अकाउंट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, उनकी भी बातों को रखता है और देखता है। सो ये है इसका आंसर। नाउ 15, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइंड ऑफ मेकर्स? सो इट इज़ प्रीएम्बल। Which of the following objective is not embodied in the preamble of the Constitution of India? Okay, liberty of thought, belief, expression, ये तीनों हैं, but भी economic liberty as such नहीं दिया गया है preamble में। Which one of the implications of equality in society is the absence of privileges, restraints, competition, privilege, implication of equality?
इक्वालिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि देयर शुड बी नो प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. Now 18. The provision of 5th and 6th schedule in the Constitution of India are made to protect the interests of scheduled tribes, determine the boundaries between states, determine the powers, authority and responsibility of panchayats, protect the interests of all borders. Answer is to protect the interests of scheduled tribes. देखो 5th शेड्यूल में 10 स्टेट है, 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स है. कौन कौन? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और इसमें 10 स्टेट्स है. यू कैन मेमोराइज इट. नाउ 19 क्वेश्चंस में चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन. तो ये कौन सा शेड्यूल है? ये एक्चुअली 1985 को एंटी डिफेक्शन लॉ वाला एक्ट आया था. सो इट इज़ 10th शेड्यूल. इसका मुझे अमेंडमेंट याद नहीं आ रहा, बट शायद कुछ अमेंडमेंट था जिसे 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था इन 1985. The government enacted Panchayat Extension to Scheduled Areas Act 1996, which of the following is not identified as its objective. Okay, okay. To provide self-governance, to recognize traditional rights, to create autonomous regions in tribal areas, to free tribal people from exploitation. इसका actual answer is to recognize tribal right. बाकी 3 तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है. In the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? Members of cabinet are members of parliament. Ministers hold office till they enjoy confidence in parliament. Cabinet is headed by the head of the state. Which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? So इस पे देखते हैं. members of cabinet और members of parliament, ये सही है. Members of cabinet और members of parliament, ठीक है. First statement is correct. Ministers hold the office till they enjoy the confidence in parliament. Hold office till they enjoy confidence in parliament. It is also true. Cabinet is headed by the head of state. No, cabinet is headed not by the head of state. Rather, he is headed by the prime minister in parliamentary form government. So answer will be 1 and 2. अब 23 में जाते हैं. Which one of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on education? एजुकेशन में DPS पे भी बात करता है, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज भी बात करता है. 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, all of the options given actually talks about education. So it is a very easy question. Now consider the following statements. The discussions in the third round table conference eventually led to the passing of Government of India Act 1935. The government of second option, the Government of India Act 1935 provides for the establishment of All India Federation to be based on union provinces of British India and princely states. So both the statement is correct. 2 तो पूरा correct है. and discussions जो हुआ था third round table conference, उसके बाद ही Government of India Act 1935 पास हुआ था. So both 1 and 2 is the right answer. Now 25. The right of the government to impose taxes and fees is provided in which list of the Constitution? Impose taxes and fees. तो ये है 7th शेड्यूल में. 6th में नहीं है. डिवीजन ऑफ जो पावर है उसी में. डिवीजन ऑफ पावर, if I am not wrong. Which schedule of the Constitution of India contains special provision for administration and control of scheduled areas in several states? It is 5th schedule. 5th schedule में total 10 states हैं, जो याद रहना चाहिए. Now according to Wavell plan, the member of Hindu and Muslim members in the executive council was to be equal. तो ये सही स्टेटमेंट है कि वेवल बोला था कि हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स इक्वल होना चाहिए. अब क्या रीज़न दिया है? वेवल थॉट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया. क्या ऐसा होता कि मतलब अगर हिंदू मुस्लिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इक्वल होता तो पार्टीशन रुक जाता? इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. अब ये 28 क्वेश्चन को देखते हैं. आर्टिकल 371A to आर्टिकल 371I were inserted in Constitution of India to meet the regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा. ये सही है. अब नाउ सेकेंड स्टेटमेंट. The Constitution of India and the United States of America envisage a dual policy, the Union and the States, but a single citizenship. It is wrong, as USA double citizenship भी देता है, but India only single citizenship. A third statement is a naturalized citizen of India can never be deprived of a citizenship. ऐसा कुछ नहीं है. Anyone can be deprived of citizenship. तो 2 और 3 cancel हो गया. So the right answer will be 1 only. Now 29 question. If a new state of the Indian Union is to be created, which one of the following schedules of the Constitution must be amended?
फर्स्ट शेड्यूल 1 to 4 which talks about states and union territories. तो ये इजी क्वेश्चन है, नोट 30 में आते हैं. सो ये प्रियम्बल लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया. सो तो ये पूछ क्या रहा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस एक्स डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ. तो पूछ रहे अडॉप्ट और इनैक्ट, तो कौन सा दिन हुआ था. सो इट वॉज 26 नवंबर 1949. देखो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट और इनैक्ट हुआ था, लेकिन इन्फोर्स्ड कब हुआ था वो भी जान लो. इट वॉज ऑन 26 जनवरी 1950. सो 3 वर्ड याद रखना है, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड इन्फोर्स्ड. जब अडॉप्ट और इनैक्ट आएगा तो 26 नवंबर 1949, एंड जब इन्फोर्स्ड आएगा तो 26 जनवरी 1950. सो द आंसर यहाँ होगा 26 नवंबर, डे ऑफ नवंबर 1949. क्वेश्चन नंबर 31. हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सबसे पहले स्वराज पार्टी दिया था 1934 में. इन द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू. Which of the following statement is true in relation to Constituent Assembly? So Assembly was based on adult suffrage. Adult suffrage में based था. चलो ये स्टेटमेंट मुझे नहीं पता है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. मान लेते हैं द असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शन ठीक है. द असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी. ओके, इट इज़ फाइन. असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज़. इट इज़ ऑल्सो फाइन. असेंबली वाज बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज. तो एक्चुअली अडल्ट सफरेज में तो बेस्ड नहीं था उस वक्त. So 1 will be wrong. The assembly was the result of direct election. Actually direct election did not take place. Indirect election हुआ था. So answer is 3 and 4 only. Partly nominated भी था. Okay, so 1 and 2 is wrong. 3 and 4 is correct. So 3, 4 is the right answer.